नमस्कार दोस्तों। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित विषय की 150 प्रश्न की महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें हर दिन पढ़ेंगे हम 5 प्रश्न, जिन प्रश्नों को आप हल करके अपना 11 मार्च 2023 को होने वाले गणित विषय के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आ जाइए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, p के किस मान के लिए समीकरणों 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसको हल करते हैं। तो दोस्तों, आप शुरुआत में पढ़ तो चुके ही होंगे। ये तो एक प्रकार का रिवीजन जैसा है जिसको मैं करा रहा हूँ। ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनकी एक व्यापक समीकरण से तुलना की जाती है। व्यापक समीकरणों से तुलना की जाती है, दो व्यापक समीकरण। ये दो चरों का एक रैखिक समीकरण दिया हुआ होता है, जो कि व्यापक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक व्यापक समीकरण होता है, दो चरों का रैखिक समीकरण। तो ये दो समीकरण है, तो इसके आधार पर दो समीकरण कैसे बनते हैं। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। एक और होता है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये दो समीकरण होते हैं। ये जो पहला एक समीकरण दिया गया है, ये दूसरा दिया गया है। तो पहले की पहले से तुलना करेंगे, दूसरे की दूसरे से तुलना करेंगे। तुलना क्या होगी, जो चर राशियां हैं उनके गुणांक ये दिए गए हैं और ये अचर राशि की ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू की तुलना की जाएगी कि इन समीकरण में ए वन बी वन और सी वन का मान क्या है और इनमें क्या है। तो आ जाइए दोस्तों, समीकरण एक से, इसके बाद लिखेंगे समीकरण एक से। इन व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण एक क्या है, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से ए वन बराबर आ जाएगा x का गुणांक 4, बी वन बराबर क्या हो जाएगा y का गुणांक, ये क्या है p, सी वन बराबर हो जाएगा अचर पद जो क्या है 8। ऐसे ही इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना होगी तो ए टू बराबर क्या हो जाएगा, इसका x का गुणांक 2, बी टू बराबर क्या हो जाएगा, ये y का गुणांक 2, सी टू बराबर क्या हो जाएगा, ये अचर पद बिना एक्स वाई का गुणांक जिसे बोल 2। अब यहाँ से ए वन बटे ए टू का मान निकालेंगे, वो क्या होगा 4/2। इसे काट देंगे तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा। बी वन बटे बी टू का मान निकालेंगे, ये क्या होगा p/2, ये तो कटेगा नहीं, संख्या पूरी नहीं। c1/c2 सी टू का मान क्या निकालेंगे 8/2, इसको भी काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये हो गए 4/1। अब साथियों, आप सभी ने पढ़ा होगा इसमें कि प्रश्न में कह रहा है एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, ये तो मैं बता देता हूँ कि अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो इसको आप उतार सकते हैं, इसको फिर मैं मिटा रहा हूँ।
यहाँ से आगे बढ़ाएंगे प्रश्न को। समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यदि। तो साथियों अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अब a1 b1 और a2 b2 के मान रख लिए जाएंगे। यहाँ से a1 का मान क्या है? 4। डायरेक्ट लिख लीजिए। a1/a2 का मान क्या है? 2/1। और b1/b2 बराबर नहीं का चिन्ह लगा लीजिए, बराबर नहीं का चिन्ह। b1/b2 का मान क्या है? p/2। अब ये राशि है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा 2 में 4/1 बराबर नहीं p। बटे में 1 है तो 1 तो हट ही जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 4 बराबर नहीं p, या फिर लिख लीजिए p बराबर नहीं 4। मतलब समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा यदि क्या? p बराबर नहीं 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि p बराबर 4 जब तक रहेगा तब तक p बराबर 4 को छोड़कर बाकी के p के सभी मानों के लिए इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। p बराबर 4 ही एक ऐसा मान है जिस पर समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा, बल्कि p बराबर नहीं 4, p के अलावा, p का मान जो 4 है इसके अलावा सभी के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अतः लिख सकते हैं p 4 को छोड़कर, ऐसे लिख सकते हैं, अतः 4 को छोड़कर p के सभी मानों के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, बता लीजिए दोस्तों। ये हो गए सवाल कंप्लीट। इसको मिटा देते हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? एक समीकरण दिया गया है जिसका गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। प्रश्न है विधि से एक द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण क्या है? 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब मूल ज्ञात करने का मतलब ये है समीकरण को हल करना है। इसमें जो ये चर राशि जो x है इसके मान निकालने हैं। मान, ये द्विघात समीकरण है, मतलब 2 घात है अधिकतम इसकी। द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान निकलेंगे। कैसे करेंगे इसको हल? पहले लिखेंगे 2x² - x + 1/8 = 0। ऐसे समीकरण में जब बटे में संख्या दी जाती है तो इनका कैसे गुणा किया जाता है? भिन्न के रूप में इसका डायरेक्ट कैसे गुणा किया जाता है? जिसके बटे में है उसको छोड़कर बाकी इधर इधर और बराबर के इधर सब जगह इसका गुणा कर दिया जाता है और यहाँ से हट जाता है। तो 8 का गुणा 2 में होगा तो 16x² हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा x के साथ यहाँ 1 है तो इसमें होगा तो 8 एकम 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 8 पहले से है ही, यहाँ 8 का गुणा होगा भी तो 8 से 8 कट जाएगा तो 1 ही रहेगा। अब बराबर के इधर जाएंगे तो 8 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब समीकरण बचा अपने पास ये। इस समीकरण में मैं बता रहा हूँ आपको,
गुणनखंड करने, तो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं कि ये बीच वाली ये संख्या है, ये बीच वाली संख्या को ऐसी किन्हीं दो संख्याओं में तोड़ा जाता है कि जिनका आपस में गुणा करने पर इस और इसके गुणा के बराबर आ जाए, इसके और इसके गुणा के बराबर। तो इसका और इसका गुणा कितना हो रहा है, 16x² का एक में गुणा कर रहे हैं तो 16x² हो रहा है। तो जो बीच वाले जो माइनस का 8x लिखा हुआ है, इसको ऐसे दो खंडों में तोड़ना है, ऐसे दो खंड करना है इसके कि उन दोनों खंडों का आपस में गुणा करें तो 16x² हो जाए, इसके और इसके गुणनफल के बराबर, और उनको जोड़ें या घटाएं तो क्या हो जाए, माइनस का 8x आ जाए। तो देख 16x², इस 8x को -4x और -4x लिख सकते हैं, प्लस का -4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 4, तो 16 प्लस का 16x² हो जाएगा, जो कि इसके और इसके गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब अपन ने गुणनखंड सही किए हैं। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। गुणनखंड करने के बाद होता है कि पहले इन दो पदों में कुछ कॉमन जो होता है, जरूर कॉमन होगा बोलेंगे, फिर उसके बाद इन दो पदों में जो कॉमन होता है बोलेंगे, जरूर कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं तो एक तो कॉमन मिलेगा ही, 16x²। एक बार कॉमन को डिटेल से दिखा दें तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुणा x, माइनस इस 4 को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, माइनस ये 4x प्लस 1। इसमें देखिए, इसमें इन दोनों में कॉमन लेना तो 4x और ये 4x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ से 4 आ गया, एक x आ गया, तो कितना बचा, 4x ही अंदर बचा, 4x माइनस यहाँ से 4x पूरा ये कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ से यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन होता है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में तो एक कॉमन है, तो एक कॉमन ले लेंगे, और माइनस का एक कॉमन लिया है तो अंदर की चिन्ह ये तो पलट जाएंगे, ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 4 हो जाएगा कोष्ठक में, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का हो जाएगा। अपना कॉमन चेक करने के लिए कि कॉमन सही लिया गया है तो देख लीजिए, अगर दोनों कोष्ठक में एक जैसी संख्या, चिन्ह सहित देखेंगे, दोनों कोष्ठक में अगर एक जैसी संख्या आ जाती तो अपना कॉमन सही लिया गया है। अब देख लीजिए, अब दो पद बचे, एक पद ये है, दूसरा पद ये है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये पूरा 4x माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए कोष्ठक में, यहाँ से क्या बचेगा, 4x, ये वाला, ये तो कॉमन में आ गया पूरा, ये माइनस यहाँ से ये कॉमन में आ गया, कितना बचा, 1, बराबर में तो 0 चल ही रहा था, इसके ही बराबर 0। अब ये बोल रहा है मूल ज्ञात कीजिए, तो इस समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को, ये दोनों गुणा में आ गई, अब 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो जो दो मान आएंगे वही इस समीकरण के मूल होंगे। तो पहले 4x, इस वाले 4x माइनस 1 बराबर 0, इसको रखेंगे 4x, ये माइनस का 1 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब मैंने बताया था पहले, जोड़ घटाना गुणा भाग के नियम पढ़ाई दिए हैं पहले वीडियो में, तो 4 और x गुणा में है तो x यहीं रहेगा, x का मान निकालना है तो x को 4 से अलग करना पड़ेगा, सेपरेट छोड़ना पड़ेगा, और 4 इसके साथ गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो 1 के बट्टे में चला जाएगा 4, तो x का एक मान ये हो गया। अब इसको लेंगे 0 के बराबर, एक बार इसको ले लिया, अब इसको लेंगे 0 के बराबर, सेम है ये भी, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर के इधर 1 को ले जाएंगे, माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा, ये x को 4 से अलग करना है तो x यहीं रह जाएगा, 4x के गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अतः इस समीकरण जो दिया गया था इसके मूल क्या होगा, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4 दोनों सेम आ गए, ये इसके मूल हैं, तो उत्तर में लिख देंगे, अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/4 हैं, दोनों सेम ही। उतार लीजिए दोस्तों, मिटाते हैं। ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि अब परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम सवालों में आप
अच्छा स्कोर कर पाएँ। अभी तक आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तब भी अगर आप इन 150 सवालों की सीरीज को पूरा कर लेंगे तब भी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक अगला प्रश्न है, ये बहुत ही, इसके तो बहुत ही ज़्यादा चांस हैं आने की। एक भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए, एक भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए। दोस्तों मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, आप वीडियो को थोड़ा रोक कर आप लिख लेना अगर आपको लिखना या फिर समय ज़्यादा लगेगा लिखूंगा तो मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ। एक भिन्न के अंश में एक घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, और जब हर में से 8 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। तो भिन्न अपन को ज्ञात करनी है। तो इसमें दो कंडीशन दी गई हैं। भिन्न कैसी होती है? अंश बटे हर के रूप की होती है भिन्न, अंश बटे हर इस प्रकार की होती है भिन्न। तो हल करेंगे हम। माना भिन्न का अंश बराबर x है और हर भी मानेंगे, हर y है, तब भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न तो अंश बटे हर होती है, तो भिन्न हो जाएगी x बटे y। ये अपन ने मान लिया है। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में कहे अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में दो बातें कह रहा है। पहले वो कह रहा है कि अगर उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, नहीं सॉरी, अंश से एक घटा दिया जाए, तो ये भिन्न है, इससे एक घटा दें, अंश में एक घटा दिया जाए, हर में कुछ नहीं परिवर्तन कर, हर को ऐसे रखने दिया जाए, तो इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाता है? 1/3 हो जाती है। ये भिन्न 1/3 हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे गुणा कर लेंगे, तो 3 का इधर गुणा होगा 3 x - 1 बराबर y का इधर होगा y गुणा 1। 3 का अंदर पूरे में दोनों गुणा हो जाएगा, 3x - 3 का एक में गुणा होगा तो 3 बराबर y का एक में होगा तो y। तो यहाँ से ऐसा लिख लो, या फिर y बराबर 3x - 3 ये लिख लो। ये समीकरण बन गया अपना 1। पुनः प्रश्नानुसार, अब फिर से कह रहा है प्रश्न में, दो बार बात कही गई ना। एक बार अभी तो किया था, अंश में से एक घटाया था और हर में कुछ नहीं किया था, तो 1/3 प्राप्त हो रही थी। अब फिर से प्रश्न में कह रहा है कि अगर हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है? तो 1/4 हो जाती है। तो हर, अब अंश में कुछ नहीं करेगा क्योंकि हर में 8 जोड़ रहा है, हर है, अब बाई में 8 जोड़ रहा है, तब इस पूरे का मान कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे यहाँ की तरह, देखेंगे इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 4 गुणा x हो जाएगा बराबर के इधर y + 8 का 1 में गुणा हो जाएगा, 1 गुणा y + 8, तो ये हो जाएगा 4x बराबर ये y + 8। इस समीकरण इसको 4x - 8 बराबर y इधर कर लिए, x y संख्या इधर कर ली, या ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 4x - 8, घुमा के इधर लिख लिए, एक ही बात। ये समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 में y का मान क्या आया था? ये, और समीकरण 2 में y का मान ये आया है। तो समीकरण 1 से y का मान यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखिए लाइन, समीकरण 1 से 2 में या 2 से 1 में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, या मैंने ऐसे लाइन लिखी थी, समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि दोनों में ही y का मान निकला है। तो रखेंगे तो इस y की जगह ये पूरा आ जाएगा, कितना? ये। तो पहले समीकरण उतार लीजिए, 4x - 8, ये समीकरण 2 उतार लीजिए, इसमें y की जगह ये रख दीजिए यहाँ से, 3x - 3 बराबर 4x - 8। अब इसको हल करेंगे, x वाले एक साइड और बिना x वाले एक साइड, तो 3x, ये 4x इधर है तो ये इधर ले जाएंगे, जिससे माइनस प्लस की -3 लिखा हुआ है, ये 8 इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 4x पहले से यहाँ लिखा है, ये 3x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा।
ये 8 और 3, एक प्लस की और एक माइनस की, और बड़ी वाली संख्या में छोटी घट जाएगी, और बड़ी संख्या प्लस की तो बड़ी का चिन्ह आ जाएगा, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा, बराबर 4x में से 3x मैंने बताया था पहले वीडियो में, 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, एक x, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 5। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो तो y का मान आ जाएगा। तो इतना उतार लीजिए दोस्तों, फिर आगे बताते हैं। यहाँ से मिटा रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, y बराबर 3x माइनस 3, यहाँ x का मान रख दें, x का मान कितना आया है 5, y बराबर 3 गुणा 5 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 का 5 गुणा हो जाएगा 15 माइनस 3, तो x बराबर हो गया 15 में से 3 गया 12। अब हमको x का मान भी प्राप्त हो गया, y का मान भी प्राप्त, सॉरी y x का मान यहाँ प्राप्त हो गया था, y का मान यहाँ प्राप्त हो गया था। अतः भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, अतः भिन्न होगी x बटे y की मानी थी भिन्न, तो भिन्न होगी अंश का मान, अंश x का मान कितना हो गया 5, हर का मान हो गया 12, ये आंसर हो गया अपना। ऐसे गोला नहीं लगाना आप, सॉरी मैं लगा देता हूँ। उतार लीजिए सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भले ही 3 बार 4 बार करना पड़े, इसको जरूर करके जाइएगा दोस्तों, ये जरूर प्रश्न परीक्षा में, ये समझ लीजिए ये तो निश्चित ही आने वाला है। एक और प्रश्न है दोस्तों, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना है, पहले कर चुके हैं वैसा ही एक और प्रश्न, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से ही पूछेगा इसके भी मूल। गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है, बीच वाली संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि उनका जोड़ने पर तो वही आ जाए जो लिखी है संख्या, और गुणा करने पर इनके और इसके गुणनफल के बराबर संख्या आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों, 6x² लिख, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इस बीच वाले को देखेंगे, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उस दोनों का गुणा करने पर इसके और इसके गुणनफल, मतलब 6 दूनी 12 माइनस के 12x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर वही संख्या आ जाए। तो -4x प्लस 3x, माइनस का ये दो ही लिख लेंगे बराबर 0। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कैसे आ गया, ये करते करते थोड़ा अभ्यास हो जाता है, पर बीच वाली संख्या को तोड़ लिया। आप देख लें, चेक कर लें सही, -4x में से प्लस के 3x घटाएंगे तो -x बचेगा, तो यही है। गुणा करें तो -4 का 3 में करेंगे तो -4 3 12 x का x², ये -12x² हो रहा है, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है अपने। आगे और चेक करते जाएंगे, हर स्टेप पे चेक होता जाता है कि सही है। पहले इन दो स्टेप में कुछ कॉमन लेंगे, फिर इन दो में कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ और यहाँ कॉमन कैसे लिया जाएगा, इस 6 को 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3 x गुणा x, ये लिख सकते हैं, माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा x, प्लस ये है 3x माइनस 2, इनमें कुछ कॉमन नहीं तो एक ही आ जाएगा। ऐसा लिखिए ना, ये लाइन ना लिखें तो भी कोई ज़रूरी नहीं, मैं थोड़ा सम और क्लियर समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। यहाँ से देखिए, इन दोनों में 2x 2 और x, ये कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 2x बाहर लिख लेंगे। यहाँ से 2 और x कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, 3 और x बचा, 3x, माइनस यहाँ से 2x कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ से कितना बचा, 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्लस 3x
-2 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक तो कॉमन हमेशा होता है, तो एक बाहर लिख लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 3x - 2 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अगर दिक्कत लग रही है तो एक बार चेक कर सकते हैं सही है गलत। अगर दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आ जाए तो इसका मतलब हमारा सवाल सही लिया गया है कॉमन। अब दो पद बचे, एक ये। अब इनमें एक ये और ये तो कॉमन है दोनों में से, तो ये बाहर आ जाएगा 3x - 2। अंदर क्या बचेगा यहाँ से 2x प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया इधर, यहाँ से भी इधर आ गया, अंदर ये 2x बचा प्लस का 1 बचा बराबर 0। अब समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, आप जानते होंगे। मूल ज्ञात करने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखा जाता है। तो 3x - 2 बराबर 0 रखेंगे पहले, तो 3x माइनस में 2 है तो बराबर किधर ले जाएंगे, बराबर के इधर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ये x को सेपरेट छोड़ना है, x का मान निकालना है, इसलिए x को सेपरेट छोड़ना है। तो x को सेपरेट अगर छोड़ेंगे तो सब उसके साथ गुणा जोड़ घटाना भाग में जितनी भी संख्याएं जुड़ी हुई हैं उनको बराबर के उस साइड करते जाएंगे नियम के अनुसार। 2 इधर आ गए। अब 3 के साथ x गुणा में है तो x को अलग छोड़ना है, तो 2 पहले से लिखा है, 3 या गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x का एक मान ये हो गया। ऐसे अब इसको 0 के बराबर लेंगे तो 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से x को सेपरेट छोड़ना है तो पहले इसको उधर करना पड़ेगा, 2x तो बराबर 0 है, ये इधर से आएगा तो प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x 2 के साथ गुणा में है, अभी भी x को अलग करना है तो -1 पहले से है, 2 इधर गुणा में बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अतः लिख देंगे उत्तर में, अतः समीकरण के अभीष्ट मतलब जो मांगे गए थे, जो पूछे गए थे, अभीष्ट मूल हैं x बराबर 2/3 तथा x बराबर -1/2 और आंसर लिख देना, यही आपका आंसर। उतार लीजिए दोस्तों। ये मिक्स में सवाल बता रहा हूँ प्रश्नावली 1, 2 से। इससे क्या है, एक ही प्रश्नावली को एक साथ में रिवीजन हो तो ठीक नहीं, बीच बीच में 1-2 अध्यायों का रिवीजन होता रहे तो सवाल में, क्योंकि पेपर में तो एक ही साथ आने हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको ऐसा ठीक रहेगा कि एक इस यूनिट से कोई किसी यूनिट से कोई किसी यूनिट से क्वेश्चन लिया जाए, जिससे आपको परीक्षा में दिक्कत ना आए, आपका रिवीजन एक साथ होता रहे। एक अंतिम प्रश्न है आज की सीरीज का। 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उनको 2 हैं तो उसको रैखिक समीकरण युग्म कह देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण क्या है लिख लीजिए। समीकरण है 7x - 15y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 3। ये समीकरण पहला है, ये दूसरा है। इनको बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आ जाइए दोस्तों, इनको कैसे हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि उनमें 2 समीकरणों में से किसी भी एक चर राशि का मान निकाल लीजिए पहले और उसको दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो हम यहाँ समीकरण 2 से x का मान आसानी से निकल आएगा, तो समीकरण 2 से हल तो यहीं से डाल लेंगे, ऐसा दिया कि हल डाल के समीकरण लिख लेंगे दोनों, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से x + 2y बराबर 3 दिया गया है। यहाँ से x बराबर क्या 3 - 2y लिख सकते हैं। ये 2y को बराबर किधर लाए, जिससे x का ये मान आ गया, मान लीजिए समीकरण 3 बन गया, इसको समीकरण 3 मान दे देते हैं। अब ये x का मान मतलब समीकरण 3 में जो x का मान है इसको समीकरण 1 में रख दें। 1 में क्यों रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 से तो इसको निकाला ही गया है, 2 से तो इसको निकाला ही गया है, इसलिए 2 में नहीं रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण यहाँ लाइन लिखेंगे 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं क्या होता है। 1 में जहाँ x दिख रहा है वहाँ इसको रख देंगे। समीकरण पहले 1 को उतारेंगे, 7x - 15y बराबर 2। यहाँ जो x है समीकरण 1 में जहाँ x है उसकी जगह ये मान रख जाएगा 3 - 2y,
तो 7 और x मैंने बताया ये गुणा में है, तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा कोष्टक में, ये रख जाएगा क्या, x की जगह क्या रख जाएगा 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, माइनस का ये 15y पहले से है, बराबर में 2 है। इस 7 का अंदर दोनों में गुणा हो जाएगा, 7 का 3 में गुणा होगा तो 7 ये 21, माइनस 7 का ये माइनस चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 7 दूनी 14y, तो ये माइनस से 15y पहले लिखा हुआ है, बराबर 2। अब देखिए दोस्तों 15y और 14y ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस का, जब दो संख्या माइनस की होती हैं तो आपस में जोड़ी जाती हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21 उधर चला जाएगा, तो 14 और 15 हो जाएगा 29, और चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, 29y बराबर 2 लिखा है, और ये इधर आ जाएगा माइनस 21, 2 और 21, ये 21 माइनस का ये प्लस का, तो इसमें से घट जाएगा, तो माइनस 29y बराबर हो जाएगा माइनस का 19। कोई गलती तो नहीं हो रही, देख लेते हैं, 7x माइनस 15 देखें सवाल को एक बार। 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3, और तो यही है, देखते हैं। तब यहाँ से दोनों साइड ये y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 29 उधर चला जाएगा, माइनस का 19 लिखा है, इसके बटे में चला जाएगा माइनस का 29, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर, ये 9 से 9 मत काट देना दोस्तों, ऐसे नहीं कटता है, 19 बटे 29, ये हो गया अपना एक y का मान। अब y का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 3 में, तो x का मान आ जाएगा, किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट समीकरण 3 में रखिए, y का मान इस समीकरण 3 में रखने पर, तो इससे अपन को x का मान प्राप्त हो जाएगा, तो समीकरण 3 ये है, इसको दोबारा से उतार लेंगे, x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणा y की जगह ये रख जाएगा 19 बटे 29, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस इसके ऊपर गुणा हो जाएगा 19 दूनी 38 बटे 29। ये डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है इसका, इसमें गुणा और ये प्लस है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, और माइनस है तो घट जाएगा, तो 29 3 87 माइनस 38 बटे 29, 87 में से 38 घटेगा, 17 में से 8 गई 9, 7 में से 3 गई 4 बटे 29, एक्स का मान हो गया ये। अतः उत्तर में लिख देंगे एक्स बराबर 49 बटे 29 और वाई बराबर 19 बटे 29, ये अपने अभिष्ट एक्स और वाई के मान हैं, आंसर लिख दें। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज 1 फरवरी 2023 के दिन जो मैंने आपसे वादा किया था, ये आज मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया है, और ये 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस परीक्षा की दृष्टि से, जो कि आपको 11 मार्च 2023 को आप परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, एमपी बोर्ड की जो परीक्षा है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। चैनल पे आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप अपने कमेंट में अपने भाव व्यक्त कीजिए। आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुझाव दें, आपके सुझाव माने जाएंगे। और इस प्रकार से मिलते हैं कल किसी अगले 5 प्रश्नों में, और लगातार 30 दिनों तक हम ऐसे ही 5 प्रश्न करते रहेंगे, और आने वाले आपको 11 तारीख की परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और कोई भी विद्यार्थी घबराए नहीं, भले ही आपने 1 साल से आपकी किसी भी कारणवश पढ़ाई ना हो पाई हो, तो आप